गुड आफ्टरनून क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में हम आज पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। हमने मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरनल, आंतरिक और बाह्य कारक किसी भी उत्पाद के मूल्य के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी निर्माता अपने उत्पाद के मूल्य निर्धारण के समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखता है, या ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं जो किसी भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करते हैं। अर्थात मूल्य का कम होना या मूल्य का अधिक होना वस्तु का किन कारणों से होता है। तो उन सभी कारणों को, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है उत्पाद की लागत। किसी भी वस्तु की जो लागत होती है उस उत्पाद के मूल्य के निर्धारण का सबसे बेसिक पॉइंट बनता है। हमने अपने अकाउंट्स में भी बहुत बार पढ़ा है कि जो कॉस्ट होती है उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अपनी लेबर कॉस्ट, अपनी फिक्स कॉस्ट और ओवरस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे उस उत्पाद की लागत से जुड़ते हैं। तो जब किसी उत्पाद की इन सभी प्रकार की लागतों को जोड़ा जाता है तो उस आधार या उसके ऊपर की रकम उत्पाद के विक्रय मूल्य में जोड़ी जाती है। तो उत्पाद की लागत कितनी आती है उसके आधार पर उसके मूल्य निर्धारण किया जाता है। कोई भी निर्माता जो होगा अपने उत्पाद को बेचने के लिए ये उद्देश्य रखता है कि उसकी कम से कम लागतें वसूल हो जाए। कोई भी उत्पादक अपनी लागत से मूल्य निर्धारण कम नहीं रखता है, ऐसा करने से फर्म को हानि होती है। दूसरा आता है व्यापार चक्र। देखिए, प्रोडक्शन का जो साइकिल होता है उसी तरह से बिजनेस का भी एक साइकिल होता है। बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई तो बहुत है लेकिन डिमांड नहीं है। तो ऐसे में तेजी और मंदी का दौर चलता रहता है। तो जब तेजी और मंदी का दौर होता है तो इन दोनों ही समय पर उत्पाद जब मार्केट में लॉन्च हो रहा होता है तो उससे उसकी लागत या उस उत्पाद के मूल्य निर्धारण का निर्माता बहुत ख्याल रखते हैं। आप समझ लीजिए कि बाजार में तेजी है, तेजी का मतलब है मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। यदि कीमतों में मंदी का दौर है या बाजार में मंदी चल रही है तो उस समय उत्पाद की कीमत ज़्यादा रखने से कोई उसे खरीदेगा नहीं। इसलिए उस समय उत्पाद की जो मूल्य निर्धारण होता है वो कोई भी निर्माता उसके मूल्य कम रखता है। और अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोगों की बहुत ज़्यादा खरीद चल रही है या तेजी का दौर है तो उस समय उत्पाद की कीमत ज़्यादा रखने पर भी उत्पाद बिकता रहता है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। देखो, हर उत्पाद का जो मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है, उस उत्पाद के मार्केट में पहले से ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता है, वो अकेला ही राजा होता है। तो जो प्रोडक्ट के निर्माता को पता है कि हमारा प्रोडक्ट तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इसका कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके लिए मार्केट में कंपटीशन शून्य है, तो वो अपने उत्पाद की लागत को वसूलने के लिए उत्पाद की कीमतों को बढ़ाता रहता है। अगर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है तो आप जानते होंगे कि कंपटीशन की वजह से अपने आप ही कंपैरिजन शुरू होता है और वो अपने ग्राहकों को खोने के बजाय उसको कम कीमत पर बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है सरकारी नीतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो सरकार की जो नीतियाँ वहाँ बनाई हुई होती है उसका भी उसकी प्रोडक्ट के मूल्य निर्धारण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार जो छूटों का या जो टैक्स लगाती है, जो पॉलिसी सेट कर रखी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसे अपने मूल्य को निर्धारित करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है मांग की लोचशीलता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, मांग की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो डिमांड की, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट चाहे कितनी भी बढ़ा दें या कितनी भी घटा दें, उसकी डिमांड पर कोई ज़्यादा ग्राफ कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट की जो कीमतें होती हैं उनको एक फिक्स ऊंची रेट पर ही रखा जाता है। और अगर इसकी तुलना में मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होती रहती है तो उनकी कीमतों को कम रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कंपनी के विपणन उद्देश्य। जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट की, उन्हें अगर अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की जो इंट्रोडक्शन का जो एक टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में अपने प्रोडक्ट की रेट को हमेशा कम रखते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अभी हम पहले लोगों का विश्वास जीतें, तो उस समय वो अपने प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसको थोड़ा कम रखता है।
नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में इंट्रोडक्शन पीरियड में होते हैं और मार्केट में नए होते हैं, तो उस समय क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं है तो उनकी लागत को वसूल करने के लिए उनके जो दाम होते हैं निर्माता फर्म ऊंचे ही रखती है। लेकिन जैसे जैसे उसका उत्पादन शुरू होने लगता है और मार्केट में उसी प्रकार के उत्पाद और ज़्यादा आने लगते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की कीमतों को उसे धीरे धीरे कम करना पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। देखिए मार्केट में कंपटीशन है, यानी आपके जैसे निर्माता जो प्रोडक्ट बना रही है उसके जैसे और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से अवेलेबल होते हैं, तो उनकी कॉस्ट, उनकी रेट जो होती है वो भी और डिमांड भी बहुत होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय जो निर्माता फर्म होती है इस बात का ध्यान रखता है कि अगर उसके जैसे उत्पाद मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं तो वो अपनी कीमतों को बहुत ऊंचा नहीं रख सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंचा रखेगा तो उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो डिमांड होगी वो बहुत कम हो जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको डिटर्जेंट पाउडर का देती हूँ। डिटर्जेंट पाउडर्स में जो एरियल जो डिटर्जेंट पाउडर है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरे जो सब्स्टिट्यूट जैसे घड़ी डिटर्जेंट कैसे टाइड कह दें, सर्फ एक्सेल कह दें, इनके जो रेट्स हैं इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि इन इस स्तर पर उन्हें पता है मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है, तो इस तरह के जो उत्पाद होते हैं ये सब की जो कीमतें हैं वो एक बराबर ही रखते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट को खरीदते समय ग्राहक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को खरीदने की तरफ लालायित ना हो। अगर वो ऊंचे दाम रखेगी तो जैसे एरियल सर्फ, हम बहुत एरियल ब्रांड का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन टाइड या जो घड़ी डिटर्जेंट या हम कह सकते हैं सर्फ एक्सेल है, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट की जो रेट होती है वो कम रहती है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। विपणन फर्म जो प्रोडक्ट होता है उसका जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है, यानी कि उसके स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड तक का जो साइकिल होता है उसमें बहुत सारे वेरिएशन उसकी रेट में डालने पड़ते हैं। यदि प्रोडक्ट मार्केट में अपने इंट्रोडक्शन पीरियड में होता है तो उनकी कीमतों को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं तो वो बाज़ार में स्थापित नहीं हो पाता है। अगर उसकी कीमतें कम रख के मार्केट में उसको इंट्रोडक्शन किया जाता है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने की अवस्था में अगर उसके दाम बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए जाते हैं तो लोग उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर की क्षमता का होता है, वो उसे खरीद सकते हैं, इतनी कीमतें निर्धारित की जाती हैं तो लोगों का विश्वास जीत लेता है और लोगों की पसंद बन जाता है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्षमता का उपयोग। अब क्षमता का उपयोग देखिए, जो मैं मशीन और मानव के कुशल संयोजन से ही किसी भी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, और कोई भी फर्म तब फायदे में रहती है जब उसके उत्पादन की लागत कम आती है। उत्पादन की लागत कम आने से उनकी जो फर्म के लाभ होते हैं वो बढ़ते हैं। तो हर निर्माता फर्म ये चाहती है कि कारखाने में काम करने वाला वर्ग और जितनी भी लागतें उस उत्पाद को बनाने में आती है न्यूनतम आए। जितनी न्यूनतम लागत उनके उत्पादन से, यानी कि जितना भरपूर उपयोग वो अपनी क्षमता का, चाहे वो मशीन की क्षमता का उपयोग करना हो, चाहे वो श्रम की क्षमता का, मानव के श्रम की क्षमता का उपयोग करना हो, वो जितना अधिक करेगा कम समय में उतना ही ज़्यादा उसके उत्पाद की लागत कम आती है। तो क्षमता का जितना ज़्यादा उपयोग करेगा उस फर्म की उत्पादन की लागत कम आएगी, फिर वो अपने उत्पाद के मूल्य को जितना भी बढ़ाए एक निश्चित स्तर तक उसकी फर्म के लिए फायदे का सौदा रहता है। लास्ट आता है एक्सचेंज रेट्स। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो अपनी फॉरेन करेंसी होती है उसकी कंपैरिजन इंडियन करेंसी, एक्सपोर्ट करेंसी से किया जाता है, यही उसकी एक्सचेंज रेट्स कहलाती हैं। कि एक जो निर्यातक फर्म होती है वो जो विदेशों में अपने उत्पाद को बेचती है तो उससे उसको एक्सचेंज में वहाँ का डॉलर या विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फिर इस विदेशी मुद्रा को एक निश्चित समय के अंदर उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराना होता है। यदि रुपया जो होता है वो डॉलर या विदेशी मुद्रा की तुलना में कमज़ोर रहता है तो जो निर्यातक को फ़ायदा होता है, और अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो आयातक को फ़ायदा होता है। तो हम अगर अपने उत्पाद को बेचकर डॉलर्स कमाते हैं तो डॉलर्स अगर अपने रुपयों से मजबूत हो जाता है तो निर्यातक फर्म को फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह उसकी लागतें वो आसानी से वसूल कर पाते हैं।